नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न पे। हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में हिस्ट्री और पॉलिटी को डिस्कस कर रहे थे। अगर बात करें पॉलिटी की तो सिक्स्थ क्लास को हम लोग समाप्त कर चुके हैं, सेवेंथ क्लास को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 2-3 चैप्टर बाकी है जो कि बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। और अगर हिस्ट्री की बात करें तो क्लास सिक्स्थ को डिस्कस कर रहे थे जिसमें 10 अध्याय तक हम लोगों ने देखा था। आज इस वीडियो में 11वें अध्याय को डिस्कस करेंगे। ओके, तो जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी है वो जो है लिंक ले सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट का, और वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग 11वें अध्याय को डिस्कस करेंगे। इसका शीर्षक है नए साम्राज्य और राज्य, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। ओके, देखिए सबसे पहले प्रशस्ति की बात की गई है। प्रशस्ति का अर्थ होता है कि किसी के प्रशंसा में लिखी गई कुछ बातें या कविताएं, ठीक है। तो प्रशस्ति जो लिखने का प्रचलन था वो बहुत पहले से ही था, लेकिन गुप्त काल में आके इसका महत्व काफ़ी बढ़ गया। ये हम लोग पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के विषय में हम लोगों को पढ़ना है। बताया जा रहा है कि करीब 1700 साल पहले समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि थे हरिसेन, जिन्होंने संस्कृत भाषा में एक कविता लिखी। समुद्रगुप्त के जो है इन्होंने प्रशंसा में ये कविता लिखी और इस कविता को इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदवा दिया गया और इसे ही समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति आए तो आप इसे कवि हरिसेन से जोड़ सकते हैं। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे ये, ठीक है। तो ये जो है कुछ फैक्ट था समझने लायक। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के जो है दूसरे शासक हुए और ये काफ़ी प्रसिद्ध शासक थे गुप्त वंश के। इनके पिता थे चंद्रगुप्त, जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की। अब अगर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के विषय में हम लोग कुछ पढ़े तो बताया जा रहा है कि इनके दरबारी कवि हरिसेन ने इस प्रशस्ति के माध्यम से बताया कि राजा जो है एक बहुत अच्छे योद्धा थे, युद्धों को जीतने वाले राजा थे, विद्वान भी थे और एक उत्कृष्ट कवि भी थे। इनकी मतलब भरपूर प्रशंसा की गई। इन्हें यहाँ तक कि ईश्वर के रूप में दिखाया गया। ऐसा ही होता है राजा के विषय में, जब उनके दरबारी लोग कुछ लिखते हैं तो ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बातें लिखते हैं और इसी को प्रशस्ति के रूप में हम लोग जानते हैं। इस प्रशस्ति में हरिसेन ने बताया कि समुद्रगुप्त कुछ अलग अलग प्रकार के राजाओं पर अपना शासन करते थे। इस तरीके का पहला प्रकार है कि आर्यावर्त के 9 शासकों का क्षेत्र, इसे समुद्रगुप्त ने हराकर क्या किया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। आर्यावर्त यानी कि जो उत्तर भारत का क्षेत्र है उसमें 9 शासक का एक क्षेत्र हुआ करता था, जिसे समुद्रगुप्त ने हराकर अपने राज्य में मिला लिया या इस पर कब्जा कर लिया। दूसरा बताया जा रहा है, दूसरा प्रकार दक्षिणापथ के 12 शासक। दक्षिणापथ का मतलब हुआ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, और उस रास्ते पे जो 12 शासक अपना शासन करते थे उसे भी समुद्रगुप्त ने हराया। ये सभी 12 शासक समुद्रगुप्त के सामने समर्पण करते हैं, लेकिन समर्पण के बाद इन्हें फिर से शासन की अनुमति दे दी जाती है, यानी कि ये लोग भी समुद्रगुप्त के अधीनता को इन लोगों ने स्वीकार किया। अगला है कि असम, तटीय बंगाल, नेपाल या उत्तर पश्चिम में कुछ गण या जो संघ थे वे लोग भी समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, यानी कि इनके अधीनता को स्वीकार करते थे, इनके आज्ञा का पालन करते थे, दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। अगर हम लोग गण या संघ के विषय में बात करें तो पिछले अध्याय में इसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। गण या संघ का मतलब होता है, उस समय चूंकि क्या था, प्राचीन काल में एक ही राजा हुआ करते थे एक क्षेत्र में, लेकिन गण या संघ वाले मामले में एक क्षेत्र में एक राजा ना होकर एक से अधिक राजा होता था। मान लीजिए ये पूरा क्षेत्र है, इसमें एक से अधिक प्रकार के समुदाय के लोग रहते हैं, तो सभी समुदाय से एक एक नेता निकल के आएगा। मान लीजिए अगर 6 समुदाय है तो 6 राजा काम करेगा, बल्कि एक राजा नहीं होगा, 6 राजा का एक जो है सभा होगा। वो सभा मिलकर पूरे राज्य के विषय में कोई निर्णय लेगा। कह सकते हैं कि लगभग लोकतांत्रिक तरीके का शासन हुआ करता था गण या संघ में। चलिए, हम लोगों ने वजी संघ या गण के विषय में पढ़ा था। अगला प्रकार है, अंतिम चौथा प्रकार बताया जा रहा है कि उत्तर पश्चिम में कुषाण और शक वंश का उस समय शासन था, और फिर श्रीलंका ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया। श्रीलंका के विषय में ये भी बताया जाता है कि विवाह संबंध भी वहाँ से स्थापित होने लगा। ठीक इसी समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त जब शासन करते हैं तो उस उत्तर पश्चिम में कुषाण और शक वंश का शासन है, ठीक है। चलिए, अब आगे हम लोग वंशावली के विषय में पढ़ते हैं कि प्रशस्ति कैसे वंशावली से कोरिलेट करता है। अब जैसे कोई लेखक, कोई जो है दरबारी कवि समुद्रगुप्त के विषय में प्रशस्ति लिखता है तो वो बहुत ही लंबा प्रशस्ति है, उसमें इनके पूर्वजों के विषय में बताया जाता है। जैसे समुद्रगुप्त के प्रशस्ति को पढ़ने से इनके प्रपितामह यानी कि परदादा के भी मतलब एक अगले पीढ़ी के लोग, फिर पितामह यानी कि परदादा, फिर दादा, पिता, माता, इन सब के विषय में जानकारी मिलती है इनके इस प्रशस्ति को पढ़ने से, ठीक है। चलिए,
फिर इसी प्रशस्ति से हमें इनके माता के विषय में पता चलता है कि ये लिच्छवी गण की थी, इनकी माता। लिच्छवी गण के विषय में हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था। और फिर इनके पिता चंद्रगुप्त थे, जो कि गुप्त वंश के पहले शासक हुए। इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त ने महाराज धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी, और फिर समुद्रगुप्त ने भी इस उपाधि को धारण किया। ये सब कुछ फैक्ट हैं जो ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त की माता कहाँ से थी? लिच्छवी गण से। इनके पिता कौन थे? चंद्रगुप्त, ठीक है, जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की। इन्होंने महाराज धीराज जैसी उपाधि को धारण किया। चंद्रगुप्त ने भी किया और समुद्रगुप्त ने भी किया। अब अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का बेटा था। अब आप यहाँ को रिलेट कर पा रहे होंगे, गुप्त वंश में सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त, दूसरा शासक समुद्रगुप्त, तीसरा शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जो समुद्रगुप्त का बेटा था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में बताया जा रहा है कि इसने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान किया और शक शासक को परास्त किया। इस समय हम लोगों ने देखा था कि शक और कुषाण कहाँ शासन कर रहे थे? पश्चिम भारत में। ठीक है, चलिए। और आर्यभट्ट और कालिदास के विषय में बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में ये लोग रहते थे। थोड़ा सा इसे भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कालिदास और आर्यभट्ट ये दोनों किसके दरबार में होते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अब हम लोग हर्षवर्धन के विषय में पढ़ेंगे। कुछ फैक्ट सभी के विषय में मिलते जाएंगे, जिसे बस ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे हर्षवर्धन के विषय में बताया जा रहा है, लगभग 1400 साल पहले इन्होंने राज किया। इनके दरबार में वानभट्ट नाम के कवि रहते थे, जिन्होंने हर्षचरित की रचना की। एग्जाम में पूछा जाता है हर्षचरित की रचना किसने की? तो वानभट्ट ने। और हर्षचरित आ रहा है तो नाम से ही दिख रहा है कि हर्षवर्धन के जीवनी के विषय में इसमें लिखा होगा। यह किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। तो ये फैक्ट जरूर ध्यान रखिएगा। हर्षचरित की रचना किसने? वानभट्ट ने। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। इसमें क्या था? हर्षवर्धन के जीवनी को लिखा गया था। ठीक है, इसमें हर्षवर्धन के वंशावली का भी पता चलता है इससे। फिर एक और हर्षवर्धन के विषय में फैक्ट बताया जा रहा है कि चीनी तीर्थयात्री श्वेंतसांग काफ़ी समय तक हर्ष के दरबार में रहे। अब अगर हर्षवर्धन के बैकग्राउंड की बात करें तो थानेसर में सबसे पहले इनके पिता राज करते थे। पिता की मृत्यु के बाद इनके भाई ने राज किया, लेकिन जब भाई की भी मृत्यु हो गई तब अंत में इनको राजा बनने का मौका मिला। जब ये राजा बने उस समय इनके बहनोई यानी इनके बहन की शादी हुई थी। कन्नौज के शासक थे, कन्नौज पे इनके बहनोई का शासन था। लेकिन बंगाल के शासक ने मगध के शासक के साथ मिलकर कुछ षड्यंत्र रचा और इनके बहनोई की हत्या कर दी। इसके बाद क्या किया? अब कन्नौज का चूंकि कोई राजा नहीं था तो कन्नौज को भी इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। हर्षवर्धन ने क्या किया? सबसे पहले वे थानेसर के राजा बने, उसके बाद अपने बहनोई की मृत्यु के बाद कन्नौज को भी अपने अंडर में ले लिया। फिर अपने बहनोई के कत्ल का आप कह सकते हैं बदला लेने के लिए उन्होंने बंगाल पे आक्रमण किया। फिर बंगाल को हराकर अपने राज्य में मिला लिया। बाद में इन्होंने मगध पर भी आक्रमण किया है, वहाँ भी इनको सफलता मिली है। इनके विषय में बताया जाता है कि जितनी सफलता इन्होंने बंगाल और मगध को जीत कर प्राप्त की, उतनी सफलता अन्य जगह पर इनको नहीं मिलती है। जैसे ही ये दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ते हैं, तब चालुक्य नरेश यानी कि चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें वहाँ रोक दिया है, हरा दिया है। तो ये कुछ फैक्ट था हर्षवर्धन के विषय में, जिसे जो है याद रखना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं पल्लव चालुक्य के विषय में। पल्लव और चालुक्य वंश के विषय में। चालुक्य वंश में पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए हैं। देखिए, ये प्राचीन काल के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। लगभग 400-500 ईसा पूर्व 400-500 ईस्वी के आसपास की बातें हैं ये सब। उत्तर भारत में किसका शासन हुआ? समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का। उसी समय जो है हर्षवर्धन ने भी शासन किया। उत्तर पश्चिम में ठीक उसी समय शक और कुषाण वंश का शासन था। ये सब हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग दक्षिण भारत के विषय में पढ़ रहे हैं। दक्षिण भारत में इस समय पल्लव और चालुक्य वंश का शासन था। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें पल्लवों की, तो पल्लव का राज्य जो है और उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। यानी कि देखिए, ये कावेरी नदी है, तो लगभग ये जो क्षेत्र हुआ करता था, ये हुआ करता था पल्लव के राज्य और राजधानी की। ठीक है, कांचीपुरम की दीवार भी थी ये। अब अगर हम लोग बात करते हैं चालुक्यों की, तो चालुक्यों का राज्य था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच। ठीक है, आइए मैप में देखते हैं कृष्णा और तुंगभद्रा। ये देखिए, यह है कृष्णा नदी, यह है तुंगभद्रा नदी। तो लगभग यहाँ पे हम लोगों ने देखा पल्लव का शासन है, और ठीक यहाँ पे क्या था? चालुक्यों का शासन था। ठीक है, तो ये जो है दोनों आपस में इनका बॉर्डर मिला करता था। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इन दोनों में लड़ाई भी हुई है, और पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य के राजा थे, बहुत ही भारी पड़े हैं। थोड़ा सा चालुक्य के विषय में ध्यान रखिएगा कि इनकी राजधानी ऐहोल थी, जो एक बहुत ही बड़ा व्यापारिक केंद्र था और बाद में धार्मिक केंद्र के रूप में बदल गया।
क्या ध्यान रखना है? चालुक्य से रिलेटेड। चालुक्य की राजधानी ऐहोल। ऐहोल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र, बाद में एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र बन गया। अब हम लोग बात करते हैं चालुक्य के जो है बहुत प्रसिद्ध शासक हुए पुलकेशिन द्वितीय, इनके विषय में, कि उनके बारे में भी एक प्रशस्ति लिखी गई है जो उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखी है। देखिए ध्यान रखिएगा, रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के। इन्होंने प्रशस्ति लिखी है। उस प्रशस्ति से हमें जो है पुलकेशिन द्वितीय के पूर्वजों के विषय में पता चलता है, खासकर पिछले 4 पीढ़ियों के विषय में उनके जो है प्रशस्ति में बताया गया है। एक और फैक्ट दिया जा रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय को यह राज्य, यानी कि जो चालुक्य जो शासन हुआ करता था, यह राज्य उनके चाचा से मिला था, इनके पिता कोई शासक नहीं थे। अब रवि कीर्ति ने जो प्रशस्ति लिखी उसके अनुसार देखें तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों ही तरफ जो है मतलब अपने इलाके को इन्होंने फैलाया, समुद्र तक ये जो है अपने राज्य को फैलाना चाहते थे। देखिए यहाँ मैप में देखेंगे तो अच्छा समझ आएगा। अगर हम लोग मानते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय के समय ये क्षेत्र हुआ करता था, तो इन्होंने क्या किया, इधर जो है पश्चिम की तरफ भी ले गए अपने राज्य को और पूर्व के तरफ भी ले गए। ठीक है, यही काम इन्होंने किया। फिर आगे देखेंगे कि इधर भी बढ़े और पल्लव के तरफ भी आक्रमण किया। तो फैलाना चाहते थे हर समय जो है उस समय के राजा लोगों का यही काम ही होता था कि अपने शासन में अपने जो है क्षेत्र को कितना बड़ा से बड़ा कर दे। बताया जा रहा है कि सॉरी थोड़ा सा पीछे थे, हाँ, इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। अभी हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा था हर्षवर्धन में, कि हर्षवर्धन ने मगध और बंगाल को जीतकर जितनी अच्छी सफलता प्राप्त की, दक्षिण में उनको वैसी सफलता नहीं मिली, क्योंकि जैसे ही वे दक्षिण में एंटर करते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय क्या करता है, उनको रोक देता है। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। इतना भयंकर आक्रमण हुआ कि लास्ट में पल्लव के राजा को कांचीपुरम के दीवार के पीछे शरण लेना पड़ा, यानी कि भागनी पड़ी, वे हार गए। फिर बताया जा रहा है कि चालुक्यों की जो यह विजय थी, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय या फिर इनके बाद जो अच्छे अच्छे राजा हुए, जो विजय प्राप्त किया इन लोगों ने, अपने क्षेत्र को फैलाया, यह बहुत ही अल्पकालीन थी। इनकी लड़ाई पल्लव राजा से इतनी अधिक बढ़ गई कि ये दोनों ही वंश जो है क्या हो गए, दुर्बल हो गए, पल्लव और चालुक्य दोनों। और लास्ट में क्या हुआ, इन दोनों को मात दे दिया राष्ट्रकूट और चोल वंश ने। राष्ट्रकूट और चोल वंश इसके बाद जो है दक्षिण भारत में स्थापित हुए और इन दोनों का नामो निशान मिटा दिया। चलिए अब बताया जा रहा है कि इस समय के जो राजा हुआ करते थे, इनका प्रशासन कैसे चलता था। एक बार और थोड़ा सा रिमाइंड कर ले। उत्तर भारत में हम लोगों ने क्या पढ़ा, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। फिर कह सकते हैं हर्षवर्धन का भी शासन था उधर कन्नौज और थानेसार में। उत्तर पश्चिम की बात करें तो कुषाण और शक वंश का शासन था। दक्षिण भारत में हम लोगों ने पढ़ा पल्लव और चालुक्य के विषय में। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि इस समय के जो ये राजा हुआ करते थे उनका प्रशासन कैसे चलता था। भूमि कर हमेशा से ही महत्वपूर्ण था, अभी भी महत्वपूर्ण बना रहा। इस समय के भी राजा इसका उपयोग करते थे। इस समय के राजा क्या किए कि कुछ प्रशासनिक स्तर पे इन लोगों ने कुछ बदलाव किया। हालांकि प्रशासन का जो प्राथमिक इकाई था वो तो गांव ही था, लेकिन राजाओं ने एक दिमाग लगाया कि अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, चाहे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से या सैन्य शक्ति रखने वाले जैसे लोग हैं, उनका समर्थन जुटाया जाए, जिससे राज्य क्या होगा, मजबूत होगा। यहाँ कुछ बातें बताई जा रही हैं, जैसे उस समय के शासकों ने क्या किया कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पदों को आनुवांशिक बना दिया गया। आनुवांशिक का मतलब हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि जब एक के बाद एक ही परिवार के लोग किसी पद पे काबिज हो जाए तो उसे हम आनुवांशिक कहते हैं। ठीक है, दूसरी जो है दूसरी तरीके का बदलाव ये हुआ कि कभी कभी एक ही व्यक्ति को कई पदों पर कार्यरत कर दिया जाता था। यानी कि एक ही कोई व्यक्ति है जो सेना का भी काम देख रहा है और वहीं जो है आर्थिक मामलों को भी देखने लगा। इससे क्या हो गया, उस व्यक्ति का महत्व बढ़ गया, राजा के सामने जो है वो खुद को अच्छा महसूस कर रहा है। तो इस प्रकार शासकों ने, राजाओं ने क्या किया कि अपने क्षेत्र में रहने वाले मजबूत लोगों को, यानी कि सामर्थ्य लोगों का राजा ने क्या किया, समर्थन जुटाया। अगला बताया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन में कुछ प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला हो गया। जैसे जो नगर श्रेष्ठी हुआ करते थे, नगर श्रेष्ठी का मतलब है मुख्य बैंकर या शहर का बहुत बड़ा व्यापारी, उनका कुछ बोलबाला हो गया प्रशासन में। फिर सारथवाह, सारथवाह का मतलब है व्यापारियों के काफिले का नेता। देखिए ये कीवर्ड ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सारथवाह का मतलब, सारथवाह किससे संबंधित है। ठीक है, तो व्यापारियों के काफिले का नेता हुआ करता था जिसे सारथवाह कहते थे। प्रथम कुलिक कहा जाता था मुख्य शिल्पकार को, यानी कि राज्य में जो मुख्य शिल्पकार होगा
उसे कहा जाएगा प्रथम कुलीक। उसके बाद है कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग, ये कुछ ऐसे लोग होते थे जिनका महत्व राजाओं ने बढ़ा दिया, शासकों ने बढ़ा दिया प्रशासन में। ठीक है, बताया जा रहा है कि समय के साथ इनमें से कुछ लोग ऐसे होते थे जो खुद को अधिक शक्तिशाली कर लेते थे और कभी कभी अपना स्वतंत्र राज्य भी स्थापित कर लेते थे। ये तो हमेशा सही होता है, जिसके पास ज़्यादा शक्ति होगी वो चाहेगा कि हम स्वतंत्र हो जाए, अपना खुद से कोई काम करे। ठीक है, यहाँ सामंत का कॉन्सेप्ट दिखता है। हालांकि सामंत के विषय में हम लोग जो है मध्यकाल में पढ़ते हैं, लेकिन ये चूंकि अंतिम समय ही चल रहा है प्राचीन काल का, तो बताया जा रहा है कि इस समय के राजा सामंत भी रखने लगे थे और आवश्यकता पड़ने पर सामंत क्या करते थे, राजा को सैनिक सहायता करते थे। इसके बदले में राजा लोग, शासक लोग सामंत को भूमि दान देते थे, यानी कि भूमि का कुछ टुकड़ा देते थे और बताया जाता है कि उस क्षेत्र से सामंत लोग कर वसूलते थे, जिससे वे सेना का खर्च या घोड़ों की देखभाल करते थे। ठीक है, फिर वहीं बात सामंत के विषय में भी बताई जा रही है कि जैसे ही कोई सामंत बहुत जो है कह सकते हैं शक्तिशाली हुआ या उसके शासक दुर्लभ हुए, तो वो भी स्वतंत्र होने का प्रयास करता था, कोशिश करते थे। चलिए, अब दक्षिण के राज्यों में कुछ सभाओं की बात की गई है जिसे हम लोग देख लेते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। पल्लव के अभिलेख जब हम लोग देखते हैं तो उससे हमें स्थानीय सभाओं के विषय में जानकारी मिलती है, जिसमें बताया जाता है कि ब्राह्मण जो लोग होते थे, भूस्वामी होते थे, उनके संगठन को सभा कहा जाता था। फिर जिस क्षेत्र में ब्राह्मण भूस्वामी नहीं थे, किसी और जो है वर्ग के भूस्वामी थे, उनको ऊर कहा गया। वैसे ही व्यापारियों का जो संगठन था उसे नगरम के नाम से जाना गया। आपसे पूछा जा सकता है कि नगरम किससे संबंधित है या नगरम क्या है, तो आप बताएंगे व्यापारियों का संगठन। ठीक है, वैसे ऊर क्या है, सभा क्या है, दक्षिण भारत के कॉन्सेप्ट में या फिर प्राचीन भारत के समय, तो ये ध्यान में रखने की चीज़ है। एक और फैक्ट दिया जा रहा है कि कालिदास के विषय में, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की, जिसमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम एक युवती की प्रेम कहानी है। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, ये तो आप जानते ही होंगे। अंत में अरब के विषय में कुछ बातें बताई गई हैं। बताया जा रहा है कि अरब क्या था, सदियों से ही मरुभूमि था, लेकिन इसने यातायात का एक बहुत ही ये बड़ा केंद्र था। अरब के जो व्यापारी होते थे या जो नाविक होते थे, भारत और यूरोप के बीच जो है अच्छा व्यापार करते थे और समुद्री व्यापार को इन्होंने काफ़ी हद तक भारत और यूरोप के बीच बढ़ाया। एक और फैक्ट दिया जा रहा है अरब के विषय में, जैसे हमारे यहाँ घुमक्कड़ कबीले होते हैं, अरब में बेदुइन लोग होते हैं। बेदुइन जहाँ भी अगर कहीं कीवर्ड आए तो ध्यान रखिएगा अरब से संबंधित है। और ये कैसे लोग होते हैं, घुमक्कड़ टाइप के, कबीले टाइप के लोग होते हैं अरब में। ठीक है, चलिए अब इस्लाम के विषय में बताया जा रहा है कि लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। इस्लाम में क्या होता है कि ये लोग भी अल्लाह को सर्वोपरि मानते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा था, ईसाई धर्म में भी एक ही सर्वोपरि माना जाता है। हिंदू धर्म में क्या है, एक से अधिक बहुत सारे देवता हैं, लेकिन ईसाई और इस्लाम में ऐसा नहीं है। ये एक ही भगवान को मानते हैं, एक ही गॉड को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। तो ये था अपना 11वां अध्याय। अगले वीडियो में हम लोग 12वें और अंतिम अध्याय को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, एक दो जगह शेयर भी कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।